पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने डिंडोरी के दशरथ सिंह से चर्चा की। पीएम ने दशरथ सिंह से कहा कि अब आपके मकान पर आपका मालिकाना हक होगा और आपकी जमीन पर अब कोई बुरी नजर नहीं डाल सकेगा। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में आम नागरिक को सौगातों की झड़ी लगी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में ग्राम पंचायत, सामुदायिक भवन, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। 33 जिलों की ग्राम पंचायतों में 106.40 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य हुआ है। 318 ग्राम पंचायत भवन, 262 सामुदायिक भवन, 1004 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण किया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व अभियान के तहत पट्टा वितरण योजना का शुरुआत की। इस योजना के तहत ग्रामीणों का यानी अपने मकान पर मालिकाना हक होगा। ग्रामीणों को अब अपने मकान पर लोन भी मिल सकेगा, यानी वैधानिक अधिकार तो मिलेगा ही, साथ ही वो अपने घर को बेच सकते हैं, लोन ले सकते हैं। एमपी के 3 जिलों में इस योजना की शुरुआत हुई है। जल्द ही इस योजना की शुरुआत बाकी जिलों में भी की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के इस योजना के शुभारंभ के साथ ही मध्य प्रदेश के 3 जिलों हरदा, सीहोर और डिंडोरी में इस योजना की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में भी जल्द ही इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना के तहत ग्रामीणों को गांव में शहरों की तर्ज पर अब लोन मिल सकेगा, यानी ग्रामीण अब अपने मकान को बेच सकेंगे तो वहीं कोई काम शुरू करने के लिए मकान के एवज में लोन भी मिल सकेगा। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। कांग्रेस ने अपने मिनी वचन पत्र में कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए 3 योजनाओं का ऐलान किया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि हमने वचन पत्र में जनता से जुड़ी 3 योजनाओं को रखा है। इसमें कोरोना संक्रमण से परिवार के मुखिया की मौत होने पर एक सदस्य को संविदा नियुक्ति देने का ऐलान किया गया है। साथ ही कोरोना से प्रभावित क्षेत्र में फुटकर विक्रेताओं को 50,000 का बिना ब्याज का लोन की स्कीम भी है और कोरोना को राजकीय आपदा घोषित कर उससे होने वाली मृत्यु पर परिवार को अनुग्रह राशि देने की योजना भी है। इन योजनाओं पर बीजेपी ने निशाना साधा है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस कपट पत्र के बिंदुओं को चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। यदि वचन पत्र को पूरा नहीं करने का प्रावधान होता तो पिछले 70 सालों में कांग्रेस के अध्यक्ष जेल में चक्की पीसते। उन्होंने यह भी कहा कि हर बार कांग्रेस झूठ बोलती है और जनता को धोखा देती है। कांग्रेस अपने मिनी वचन पत्र को लेकर जनता के बीच जा रही है और जनता को अपने पक्ष में कोशिश कर रही है कि जनता उसके पक्ष में आ जाए, लेकिन बीजेपी भी संकल्प पत्र के जरिए जनता के बीच जाकर उन्हें वोट अपने पक्ष में देने की निवेदन और अनुरोध कर रही है। लेकिन जनता तय करेगी कि उसे किनके वादों और दावों पर उसे सबसे ज़्यादा भरोसा है और वो किनके दावों और वादों को ज़्यादा स्वीकार करेगी। बड़ा मलहरा उपचुनाव की जैसे जैसे वोटिंग की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे ही नेताओं की जुबानी जंग तेज होती जा रही है और नेता अब अभद्र भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं। ताजा मामला राम सिया भारती जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने इशारों में बीजेपी की प्रत्याशी को कालनेमी की संज्ञा दे डाली। छतरपुर के बड़ा मलहरा में होने जा रहे उपचुनाव में नेता भाषा की मर्यादा भूलने लगे हैं। अब इस चुनाव की जंग राक्षस तक पहुंच गई है। तभी तो कांग्रेस प्रत्याशी ने इशारों में बीजेपी प्रत्याशी प्रदम सिंह लोधी को कालनेमी का राक्षस बता डाला। उन्होंने रामायण के प्रसंग बताते हुए बताया कि कालनेमी संत नहीं था। बड़ा मलहरा से कांग्रेस की प्रत्याशी राम सिया भारती ने विधानसभा में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान वह बोल रही थी। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी प्रदम सिंह लोधी को कांग्रेस से 15 महीने पहले 15 दिन में विधायक बनाकर भेजा था, लेकिन वह हमें छोड़कर बीजेपी में चले गए। रामायण में एक कालनेमी राक्षस था, वह संत नहीं था, लेकिन जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्होंने कालनेमी को पहचान कर उसकी क्या दशा की थी आप सबको पता है। हनुमान जी ने पूंछ से कालनेमी को पछाड़ मारी थी। वहीं राम सिया भारती राम के नाम पर भी वोट मांगती नजर आई। उन्होंने कहा कि यहाँ राम राज्य लाएंगे। हालांकि चुनाव में दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि उनकी इस तरह की भाषा शैली से आम जनता के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। सांवेर में बिना अनुमति अपने नेता का जन्मदिन मनाना कांग्रेसियों को महंगा पड़ गया। कांग्रेस के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी,
कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू और शहर अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। सांवेर में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया है। भाजपा प्रवक्ता उमेश शर्मा पर एक विज्ञापन के जरिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू और विधायक जीतू पटवारी पर नॉनवेज पार्टी करने के मामले में केस दर्ज हुआ है। 8 अक्टूबर को भाजपा प्रवक्ता उमेश शर्मा के नाम से जारी विज्ञापनों के विरुद्ध कांग्रेस जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव ने शिकायत की थी। एक विज्ञापन में नर्मदा की तस्वीर के साथ जय सिया राम लिखा गया था और एक विज्ञापन में भाजपा उम्मीदवार के प्रचार के लिए साधु और शैतान की उपमा दी गई थी। निर्वाचन आयोग को हुई शिकायत के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने विज्ञापनों में धार्मिक प्रतीकों व चिन्हों के उपयोग के आरोपों को प्रारंभिक रूप से सही पाते हुए मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सांवेर थाने में मामला दर्ज किया गया। दूसरे मामले में सांवेर के कांग्रेस कार्यकर्ता मकबूल पटेल के घर नॉनवेज पार्टी में प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू, राव विधायक जीतू पटवारी के साथ नगर अध्यक्ष इसाक पठान समेत 5 लोगों पर नामजद और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस नेताओं पर भोजन पार्टी के साथ ही मतदाताओं को पैसे बांटने के आरोप भी लगे हैं। सांवेर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है, इसीलिए दोनों ही दल एक दूसरे पर नजर बनाए हुए हैं और थोड़ी ही चूक होने पर एफआईआर की नौबत आ रही है। हाथरस कांड में पहुंची जबलपुर की डॉक्टर राजकुमारी बंसल के ऊपर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। हालांकि रविवार होने के कारण उनके खिलाफ अभी तक मेडिकल कॉलेज से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, लेकिन संभवतः सोमवार को उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस बीच राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा उनके समर्थन में आ गए हैं। हाथरस कांड के जबलपुर कनेक्शन का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं इस कनेक्शन की मुख्य कड़ी जबलपुर की डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने एक बार फिर मीडिया के सामने आकर कई सवाल खड़े किए हैं। मामले की जांच सीबीआई के हाथों में पहुंचने पर उन्होंने जहां न्याय की उम्मीद जताई है, वहीं यह सवाल भी खड़ा किया है कि उन्हें किस तरह से बिना किसी सबूत और आधार के नक्सली से जोड़ा जा रहा है। इस पूरे मामले में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने पहले तो ट्वीट किया, उसके बाद एक वीडियो जारी कर सरकार से गुहार लगाई है कि महिला को समाज सेविका माना जाए, न कि किसी अपराधी की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाए। हाथरस मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। इसी बीच हाथरस की सड़कों पर 12 लड़कियां संदिग्ध हालत में घूमती हुई नजर आईं। ये लड़कियां मध्य प्रदेश के मंडला से यहां बंधक बनाकर रखी गई थी। हाथरस मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। इसी बीच मध्य प्रदेश के मंडला से सिलाई के नाम पर 12 लड़कियों को बंधक बनाकर हाथरस में रखा गया। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि मंडला से इन्हें सिलाई का काम कराने के बहाने ले जाया गया और यहाँ बेचने की तैयारी की जा रही थी। इन्हें एक कमरे में बंधक बनाकर रखा था। जब ये लड़कियां चंगुल से छूटी तो पुलिस को इन्होंने अपनी आपबीती बताई। इधर मंडला हाथरस मामले को लेकर एसपी दीपक कुमार शुक्ला का कहना है कि हमारी हाथरस एसपी से लगातार बात हो रही है और जो लगातार 12 बच्चियों की बात चल रही है उसकी ना तो हम और ना ही हाथरस के अधिकारी पुष्टि कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि वहाँ एक बच्ची रात में मिली है जो कि हाथरस के बस स्टैंड पर अकेली थी, जिसे वहाँ के लोगों ने अकेला देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसे हाथरस के कोतवाली थाने में रखा गया, जो कि लड़की मंडला जिले की रहने वाली बता रही है। हाथरस पुलिस का लड़की के परिजनों से भी संपर्क हो गया और लड़की के परिजन हाथरस के लिए रवाना भी हो चुके हैं। इसके साथ ही एसपी दीपक कुमार शुक्ला का कहना है कि हम एक टीम हाथरस जिला भी भेज रहे हैं, जिससे पूरा मामला स्पष्ट हो सके। हाथरस पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये जो लड़कियां हैं ये कितनी संख्या में हैं। हालांकि पुलिस ने एक लड़की मिलने की जानकारी दी है और मंडला से भी लड़की के परिजन हाथरस पहुंच रहे हैं। इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी संख्या में लड़कियों को यहाँ बंधक बनाकर रखा गया था। कटनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जवान के द्वारा अपने सीनियर अधिकारी को गोली मारने के मामले में अभी फिलहाल किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस और आर्मी का दल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उसकी तलाश कर रहा है। घटना कल शाम 7 बजे की है, जब डीएससी के जवान सकर सिंह ने अपने जेसीओ अशोक चिकारा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दें, सकर सिंह ने अपने सर्विस राइफल से उन्हें गोली मारकर उनको मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के परिसर में जाकर छुप गया था। हालांकि देर रात तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्नल के द्वारा उनसे बात की गई और सरेंडर करने की बात भी कही जा रही थी, पर सकर सिंह के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी सरेंडर नहीं किया गया। जिसके बाद आज जबलपुर से आर्मी का एक दल बुलाया गया है, जिसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उस जवान की तलाश की जा रही है। फिलहाल अभी इस मामले में सकर सिंह का कोई सुराग नहीं लगा है।
रतलाम में खाकी ही खाकी की जान की दुश्मन बनी हुई है। आलम यह है कि घटनास्थल पर देरी से पहुंचने की बात को लेकर दो पुलिसकर्मियों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी ने पत्थर से दूसरे पुलिसकर्मी का सर फोड़कर उसे घायल कर दिया। दरअसल वाकया रतलाम के मीरानगर क्षेत्र का है, जहां पर बीती रात दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया। इसी सूचना पर रतलाम के डायल 100 और दीनदयाल नगर थाना पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान डायल 100 पुलिस के एक जवान विकास नरवाल की अपने ही साथी आरक्षक यशवंत चौधरी के साथ में विवाद हो गया, जिसमें विकास ने अपने ही साथी यशवंत का पत्थर से सर फोड़ दिया, जिसके बाद यशवंत को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन मीडिया से इस पूरे मामले को छुपाने के लिए पुलिस ने अपने इस जवान को तत्काल जिला अस्पताल से प्रारंभिक उपचार के बाद रवाना कर दिया। वहीं रतलाम एसपी गौरव तिवारी को जब इस पूरे मामले की सूचना मिली तो उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मी विकास गरवाल को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया है और पूरे मामले की जांच रतलाम सीएसपी को सौंपी है। वहीं दीनदयाल नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अब यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी है, जिससे रतलाम पुलिस की छवि को कहीं न कहीं नुकसान जरूर पहुंच रहा है। राजमाता विजयराजे सिंधिया के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर ग्वालियर में कल एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजमाता की याद में 100 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे। राजमाता विजयराजे सिंधिया की 101वीं जयंती के मौके पर कल ग्वालियर में एक बड़ा आयोजन होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया सहित तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस बार राजमाता विजयराजे सिंधिया का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया है। यही वजह है कि कल समापन के मौके पर एक भव्य आयोजन होगा, जिसमें राजमाता को याद करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही भाजपा का तमाम कुनबा मौजूद रहेगा। वहीं राजमाता विजयराजे सिंधिया के सम्मान में उनके जन्म शताब्दी अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया जाएगा। 100 रुपये के इस सिक्के का अनावरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सिंधिया राजघराना देश का पहला ऐसा राज परिवार है जिसके सदस्य के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी हो रहा है। वहीं ग्वालियर को ये सम्मान दूसरी बार मिल रहा है। इसके पहले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में भी 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी हो चुका है। राजमाता विजयराजे सिंधिया भाजपा की संस्थापक सदस्य रही है। भाजपा में उनकी विरासत को अभी तक सरकार में कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया संभाल रही थी। वहीं अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राजमाता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पहला मौका है जब देश में किसी राज परिवार के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया गया हो। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेताओं में मानी जाने वाली राजमाता विजयराजे सिंधिया के लिए ये एक बड़ा सम्मान है, तो वहीं ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों के लिए भी खुशी की बात है। कुछ अनलॉक हो चुका है, लेकिन सिटी बसों के पहिए अब भी जमे हुए हैं। इस पर ब्रेक कब खुलेगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अब तक सिटी बस की सेवाएं शुरू नहीं हो पाई है। राजधानी में काफ़ी कोशिशें की गई, कई दफ़े बस ऑपरेटर्स से बात की गई, लेकिन सिटी बसें अब भी नहीं चल रही हैं। केवल वही बसें संचालित हो रही हैं जो कि रोज़ाना कर्मियों को मंत्रालय तक पहुँचाती है। बाकी आम यात्रियों के लिए जो बसें चलनी चाहिए थी वो अब तक नहीं चल पाई हैं, जबकि स्पष्ट निर्देश यहाँ पर स्मार्ट सिटी और नगर निगम द्वारा दिए गए थे कि तमाम सिटी बसें जल्दी चलनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बसों का ऑपरेट करना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके अब तक ये सिटी बस सेवा बहाल नहीं हो पाई है। ज़्यादातर कंडक्टर और बस ड्राइवर हैं वो इस वजह से परेशान हैं। लॉकडाउन के दौरान उनकी सैलरी भी उनको नहीं मिली और जब अनलॉक हो चुका है तब भी बसों के पहिए थमे हुए हैं। आम यात्रियों को भी इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम की ओर से ये कहा जा रहा है कि समझाइश कर ली गई है, जो कि दिक्कतें आ रही थी वो भी दिक्कतें दूर कर दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेटर्स ने अब तक बस चालू नहीं की है और ऐसे में सिटी बसें कब तक शुरू हो पाएंगी ये कह पाना अब भी मुश्किल है। मरवाही उपचुनाव को लेकर जहां पर एक तरफ राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसी है, तो दूसरी तरफ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी अपनी कमर कस ली है। लगातार मुख्य निर्वाचन अधिकारी वहां पर जाके दौरा कर रहे हैं और जिस तरह से समीक्षा बैठक भी वहां पर की जा रही है, किस तरह से वहां पर चुनाव को संपन्न कराने हैं, उसकी तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की जा रही है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जिस तरह से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 16
तारीख तक वहाँ पर नामांकन चलता रहेगा। उसके बाद में स्क्रूटनी होगी और 3 नवंबर को मतदान होगा मरवाही उपचुनाव का। उससे पहले राजनीतिक दलों ने भी जिस तरह से अपनी तैयारियां पूरी वहां पर की हैं, लगातार वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर सौगातों की झड़ी लगा के रखे हुए हैं, तो वहीं जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने वहां पर कैंप जमा लिया है। दूसरी ओर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदेव साय भी मरवाही के दौरे पर लगातार वहां पर दौरा कर रहे हैं और जनता को अपनी पार्टी की तरफ मोड़ने के लिए पूरी ताकत को लगा के रखा है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि जब 10 नवंबर को चुनाव परिणाम आएंगे तो जनता ने किसको ताज पहनाया है और किसको वहां से बाहर किया है, ये देखने वाली बात होगी। जशपुर जिले में महिलाओं एवं युवतियों की सुरक्षा एवं जशपुर में दुष्कर्म के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। सोनक्यारी क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती युवती की संदिग्ध मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। इसी बीच करडेगा चौकी क्षेत्र में एक युवती के उसके घर से अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। करडेगा चौकी क्षेत्र में युवती के अपहरण और दुष्कर्म की सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री गणेश राम भगत देर रात पीड़िता के गांव पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार साय भी देर रात जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़िता से मिलकर उन्होंने वस्तु स्थिति जानी। हम आपको बता दें कि एक दिन पहले जशपुर के करडेगा चौकी क्षेत्र में 3 युवकों ने गांव में घुसकर युवती का अपहरण किया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पर है, जिसको लेकर भाजपा बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। जिले में महिला अपराधों एवं दुष्कर्म के बढ़ते वारदातों को लेकर कल जिला मुख्यालय में भाजपा बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। इस आंदोलन में अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार साय, सांसद गोमती साय समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। जिले में हो रही बेमौसम बारिश ने एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हम आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले में 3,25,000 हेक्टेयर में धान की बोनी हुई है, जहां ये बेमौसम बारिश ने कीट प्रकोप और माहों का जो प्रकोप है उसको बढ़ा दिया है, जिसे लेकर किसान अब चिंतित नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव में धान की खेती होती है, जिसे लेकर किसानों के मन में उत्साह रहता है, उनकी फसलें अच्छे होंगी, आने वाला समय अच्छा होगा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन अब किसानों के चिंता की लकीरें अब बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं, क्योंकि बेमौसम बारिश ने इनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं और इसमें अलग अलग के जो रोग हैं वो अब सामने आने लगे हैं और धान में पालियां आने लगी हैं। इसी समय बेमौसम जो बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं बीमारी को ला रहा है, जिसके कारण किसान चिंतित हैं और कृषि विभाग द्वारा लगातार ये हिदायत दी जा रही कि इसमें कुछ दवाओं का छिड़काव किया जाए, किसान अपने धान का रख रखाव सही करें, इसमें दवाइयों का छिड़काव करें, जिसे लेकर किसान लगातार अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कीट प्रकोप लगातार नजर आ रहे हैं। कवर्धा जिले में मानसून ने जाते जाते किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। इस तरह से बात करें तो कवर्धा जो है हर साल यहाँ बारिश कम होती थी, रेन शेडो एरिया में जो है कवर्धा की गिनती होती थी, किंतु इस साल जो है कहीं अधिक बारिश हुई। पिछले कई सालों की तुलना में इस साल की बारिश बहुत अधिक है, जिसके चलते किसानों के जो धान की फसल है, खासकर जो सोयाबीन की फसल है, उसे काफ़ी नुकसान पहुँचा है। किसान जैसे खासे परेशान है। अभी जो हाल में जो बारिश हुई है उससे जो खेतों में काफ़ी पानी भर गया, खड़ी फसल जो सोयाबीन की है उससे इसे नुकसान है। इसके अलावा जो काट के रखे थे किसान, इससे काफ़ी संख्या में जो नुकसान पहुँचा है। कुछ किसान जो है इसको ढकने में कामयाब नहीं हुए थे, उनको इससे ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा जो है सब्जियों की फसल को भी नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर जो ये बारिश है वो जाते जाते किसानों को काफ़ी परेशानी दे गया है। और उसके अलावा जो अभी धान भी है, धान की फसल को भी इससे काफ़ी नुकसान है कि जहाँ जो जिनकी बालियाँ बड़ी हैं वो इसमें जो है पानी भरने की वजह से भीगने लगे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान। इसके अलावा जो कीट का प्रकोप जो है वो बढ़ गया है। तो इस साल की जो बारिश है किसानों के लिए राहत कम और परेशानी ज़्यादा लेकर आई है। और अभी भी जो है मानसून जो है जाते जाते किसानों के लिए एक परेशानी बढ़ा के गया है। और अभी भी मौसम में जो है उतार चढ़ाव बना हुआ है। सुबह से जो है आते बदली जो है ना सामने नजर आ रहा है, काले बादल छाए हुए हैं, तो अभी भी बारिश के आसार हैं। और इसी के जो है किसानों को इसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान जो खासे परेशान है, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन को भी मदद की गुहार लगाई है कि तो फसल उनका नुकसान हुआ है उसका जो है मुआयना किया जाए, और मुआयने के बाद जो जितने भी फसल अगर जो मुआवजा है वो उनको मिल जाए तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है।